एक अजीब से जहाज में बैठा हुआ डेक नाम का एक क्रीचर अनजाने में एक अनजान ग्रह पर लैंड करता है। वह अभी खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी एक विशाल उड़ने वाला पक्षी उसके जहाज पर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से डेक का जहाज सीधा जंगल के बीच जाकर क्रैश हो जाता है। होश में आते ही डेक के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, जिससे यह समझ आता है कि उसके साथ पहले कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उठते ही वह अपने बचे हुए हथियारों को इकट्ठा करता है और खुद को तैयार करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे छुपकर देख रहा है, लेकिन अचानक उसके पीछे से जंगल के पेड़ों की जड़ें उस पर हमला कर देती हैं। डेक बहादुरी से अपनी ताकतवर तलवार निकालकर उन जड़ों से लड़ना शुरू कर देता है। एक जड़ उसके पैर को पकड़कर उसे खींचने लगती है, लेकिन वह तुरंत अपने एडवांस धनुष से हमला करके खुद को छुड़ा लेता है। वह तेजी से तलवार उठाकर एक एक करके जड़ों को काटने लगता है, लेकिन देखते ही देखते पूरे जंगल की जड़ें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और लगातार उस पर हमला करने लगती हैं। डेक अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और एक जड़ को बीच से चीरकर दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि जड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब लड़ पाना मुश्किल है, तो वह वहां से भागने का फैसला करता है। किसी तरह बचकर निकलने के बाद वह समझ जाता है कि वह जिस ग्रह पर आया है वह पूरी तरह खतरों से भरा हुआ है, जहाँ हर जीव एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दिखाया जाता है एक और अजीब ग्रह, जहाँ डेक गुस्से में अपने भाई से लड़ने जा रहा होता है। इस ग्रह पर एक सख्त नियम होता है, जो भी योद्धा कमजोर साबित होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती और उसे हराकर इस ग्रह से खत्म कर दिया जाता है। डेक अपने भाई कुई के पास पहुंचता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। आखिरकार कोई डेक को हराकर उसे एक गहरी खाई में गिरा देता है। हारने के बाद कोई उसे कहता है कि वह योद्धा बनने के लायक नहीं है। सीन बदलता है और दोनों भाई एक स्पेसशिप में नजर आते हैं, जहाँ कोई डेक को जहाज उड़ाना सिखा रहा होता है। दरअसल डेक को एक मिशन दिया गया था। उसे डेथ नाम के एक खतरनाक ग्रह पर जाकर कालिस नाम के भयानक क्रीचर का शिकार करना था और जिंदा वापस लौट कर आना था। अगर वह ऐसा कर लेता तो वह अपने पिता और पूरे ग्रह की नज़रों में ताकतवर साबित हो जाता। तभी उनके पिता वहां आ जाते हैं और कोई को आदेश देते हैं कि वह डेक को डोमिनेट करे। लेकिन कोई अपने पिता से कहता है कि डेक को भी खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनके पिता अपने अजीब गैजेट से डेक को जमीन पर जकड़कर कैद कर देते हैं। उनके नियम के अनुसार जो हार जाता है उसे डोमिनेट किया जाता है, यानी उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है। कोई अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, इसीलिए मजबूरी में वह डेक पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वह अचानक अपने पिता के गैजेट को नष्ट कर देता है और अपने भाई को बचा लेता है। इसके बाद वह डेक को स्पेसशिप में भेजकर लॉक कर देता है और खुद को पिता से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। बाप और बेटे के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेक के पिता अदृश्य होने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोई को बुरी तरह घायल कर देते हैं और आखिर में उसका हाथ भी काट देते हैं। उनका मानना होता है कि जो भी उनके नियम के खिलाफ जाता है उसकी सजा मौत है। यह सब देखकर स्पेसशिप के अंदर बैठा डेक गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसके पिता कोई को मारने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त कोई अपने आखिरी प्रयास में स्पेसशिप को एक्टिवेट कर देता है ताकि डेक की जान बच सके। जैसे ही जहाज एक्टिवेट होता है उसके पिता कोई का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। दूसरी तरफ जहाज ऑटो पायलट पर वहां से उड़ जाता है और अंतरिक्ष में निकल पड़ता है। स्पेस में तैरता हुआ जहाज बड़े बड़े उल्कापिंडों के बीच से गुजरता है और एक अनजान ग्रह की ओर बढ़ता है। जहाज खराब होने लगता है और अलार्म बजने लगते हैं। आवाज़ सुनकर डेक की नींद खुलती है। वह तुरंत सीट पर बैठकर इमरजेंसी लैंडिंग शुरू कर देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि वह इस अनजान ग्रह पर कैसे और क्यों पहुंचा। लैंड करने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा था। इसी गुस्से में वह जंगल के खतरनाक पेड़ों से लड़ता है, लेकिन वह इस लड़ाई में लगभग सारे हथियार खो देता है और अब उसके पास सिर्फ एक तलवार बचती है। इस नए ग्रह पर आकर डेक को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि यहाँ हर चीज खतरनाक है और हर जीव एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, इसलिए वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है। इसी दौरान उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो पेड़ों के बीच फंसी होती है। तभी अचानक वही विशाल क्रीचर
जिसने उसके जहाज पर हमला किया था उसे देख लेता है। वह एक बड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, जिससे आसपास के पौधे अजीब तरीके से फटने लगते हैं। दरअसल ये ऐसे खतरनाक पौधे थे जो शरीर से लगते ही सामने वाले को मार सकते थे। डिक तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन पौधों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वह पूरी तरह बच नहीं पाता। उनके कांटे उसके शरीर में धंस जाते हैं और जहर धीरे धीरे असर करने लगता है। डिक कमजोर होकर बेहोशी की हालत में गिरने लगता है। तभी पास खड़ी लड़की कहती है वह उसकी मदद कर सकती है, बस उसे कोई हथियार चाहिए। डेक अपनी आखिरी ताकत जुटाकर एक छोटा सा वेपन निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है और जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि जहर उसके शरीर में फैल चुका होता है। उसी समय वह उड़ने वाला विशाल क्रेचर दोबारा हमला करने आता है, लेकिन ठीक मौके पर लड़की उस पर अटैक कर देती है और उसे खत्म कर देती है। वह जानती होती है कि इस जहर का इलाज कैसे करना है, इसलिए वह डेक के जख्मों पर कुछ लगाती है, जिससे धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। जब डेक को होश आता है तो उसे पता चलता है कि जिसने उसकी जान बचाई वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, और वह भी इस ग्रह की नहीं है। उसका नाम थिया होता है और वह भी किसी वजह से इस खतरनाक ग्रह पर फंसी हुई है। अब डेक का मिशन कालिस्क नाम के खतरनाक क्रिएचर को मारना और अपने ग्रह पर वापस लौटना होता है। थिया उसे कालिस्क तक ले जाने की डील करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ थिया खुद बिना मदद के चल फिर नहीं सकती और डेक इस ग्रह के बारे में कुछ जानता नहीं, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर सफर शुरू करते हैं। रास्ते में कई अजीब और खतरनाक क्रिएचर्स उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों किसी तरह बचते बचते आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां जमीन पर कांच जैसे पौधे उगे होते हैं, जो कोई फसल हो। उसी जगह पर कुछ अजीब जानवर उन कांच जैसे पौधों को घास की तरह खा रहे होते हैं। थिया बताती है कि इनका नाम बॉन बायसन है और यही कालिस का पसंदीदा शिकार है। अगर कालिस को बाहर लाना है तो इनमें से किसी एक को मारकर उसका मांस चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा। तभी अचानक एक अजीब सा छोटा क्रेचर वहां आ जाता है, जो दिखने में तो किसी मासूम बच्चे जैसा लगता है, लेकिन असल में काफ़ी खतरनाक होता है। वह तुरंत बॉन बायसन को वहां से भगाने लगता है। इसी दौरान डेक पेड़ों से छलांग लगाकर उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाता। वह छोटा क्रेचर डेक से भिड़ जाता है और उसे गले से पकड़ लेता है। उधर थिया को अचानक एक बड़ा खतरा दिखाई देता है। विशाल बॉन बायसन तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। तभी डेक सही समय पर अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकता है, जिससे वह 2 टुकड़ों में कट जाता है। यह देखकर वह छोटा क्रेचर समझ जाता है कि डेक कोई साधारण योद्धा नहीं है। दूसरी तरफ सीन बदलता है और एक लैब में ठीक थिया जैसी दिखने वाली एक और रोबोट को लाया जाता है। उसके चेहरे पर कई खरोंच के निशान होते हैं। मशीनों की मदद से उसे दोबारा एक्टिव किया जाता है और उसका चेहरा ठीक कर दिया जाता है। होश में आने के बाद एक मदर रोबोट उसे बताती है कि टेसा कंपनी उससे खुश नहीं है और अगर वह इस बार भी फेल हुई तो उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वह रोबोट, जिसका नाम टेसा है, थिया के बारे में पूछती है। मदर बताती है कि थिया एक योद्धा के साथ है। असल में थिया उसकी बहन है और दोनों इसी ग्रह पर एक मिशन के लिए आई थी, लेकिन किसी बड़े हादसे की वजह से वह मिशन फेल हो गया। अब टेसा का नया मिशन है थिया को पकड़ना और योद्धा यानी डेक को खत्म करना। इसीलिए टेसा अपने रोबोट सैनिकों के साथ डेक के क्रैश साइट पर पहुंचती है, लेकिन वहां भी वही खतरनाक पेड़ों की जड़ें उन पर हमला कर देती है। फर्क बस इतना होता है कि इस बार उनके पास ज़्यादा ताकतवर हथियार होते हैं, जिससे वे उन जड़ों को आसानी से जलाकर खत्म कर देते हैं। इधर जैसे ही बॉन बायसन मरता है, एक और खतरनाक क्रिएचर डेक पर हमला कर देता है। वह अपने मुंह से निकलते टेंटिकल से डेक को जकड़ लेता है। डेक को लगता है कि यही कालिस्क है, लेकिन थिया बताती है कि यह कालिस्क नहीं बल्कि लूना बग है और यह अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। लूना बग दोनों को पकड़कर अपने मुंह में डालने लगता है, लेकिन तभी वह छोटा मासूम दिखने वाला क्रिएचर आकर उसके दांतों में फंस जाता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और डेक छूट जाता है। लेकिन लूना बग हार मानने वाला नहीं होता है। वह पेड़ों के सहारे तेजी से डेक का पीछा करता है। तब डेक चालाकी दिखाते हुए एक बड़े पेड़ को काट देता है और उसका इस्तेमाल करके खुद को ऊपर उठा लेता है। इसी दौरान लूना बग अपने 3 पैरों से छलांग लगाकर उस छोटे क्रिएचर को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी डेक अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और उसके ऊपरी हिस्से को चीर देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर टेसा को डेक का जहाज भी मिल जाता है, जिसमें उसके सारे स्टोर किए गए हथियार मौजूद होते हैं। दूसरे ग्रह के होने की वजह से डेक के हथियार टेसा को काफ़ी एडवांस लगते हैं और अब उसके मन में कुछ नया प्लान चलने लगता है। इधर रात हो जाती है, इसलिए डेक, थिया और वह छोटा क्रिएचर एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं।
उसी रात वो छोटा क्रेचर डेक पे थूकता है, जिससे डेक काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन थिया बताती है कि ये उसका अपना तरीका है तुम्हें अपना कहने का। वहीं थिया डेक को बताती है कि उस मासूम दिखने वाले क्रेचर का नाम बर्ड है। वह उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि इस ग्रह के जीव जंतुओं की मदद करता रहता है। सुबह होते ही थिया उदास नजर आती है, क्योंकि डेक ने बर्ड को अपने साथ रखने की बजाय वहीं छोड़ दिया था जहाँ वे रात को रुके थे। अब डेक और थिया उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ कभी थिया और उसकी टीम का ठिकाना था, वही जगह जहाँ उनका मिशन फेल हुआ था। वहाँ पहुंचते ही थिया अपने अलग हुए पैर को देखती है और जल्दी जल्दी उसे जोड़ने लगती है, क्योंकि उसे डर होता है कि टेसा अपने सैनिकों के साथ कभी भी वहां पहुंच सकती है। इसी दौरान थिया डेक को बताती है कि उसने पहले ही अपनी टीम यानी टेसा को लोकेशन भेज दी थी और कंपनी को यह जानकारी दे दी थी कि एक योद्धा इस ग्रह पर मौजूद है। यह सुनते ही डेक गुस्से से भर उठता है। थिया उसे समझाती है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। असल में कंपनी ने थिया और उसकी टीम को कालिस को पकड़ने के मिशन पर भेजा था, लेकिन तभी डेक गुस्से में आकर आसपास फैले फ्यूज में आग लगा देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। धुएं के बीच अचानक एक बेहद खतरनाक और विशाल क्रेचर सामने आता है। यह पहले से सभी क्रेचर से कहीं ज्यादा डरावना होता है। आते ही वह डेक को उठाकर दूर फेंक देता है। डेक तुरंत उठकर अपनी तलवार से उसके पेट पर वार कर देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह उसकी पूंछ काट देता है, लेकिन पल भर में वह फिर से जुड़ जाता है। क्रेचर उसे जकड़ कर थिया की तरफ फेंक देता है, जिससे थिया का जुड़ता हुआ पैर फिर से अलग हो जाता है। गुस्से में आकर थिया उस क्रेचर पर गन से हमला करती है। उसी वक्त डेक पीछे से चढ़कर उसका सिर काट देता है, लेकिन इस बार भी उसका सिर दोबारा शरीर से जुड़कर जीवित हो जाता है। यह देखकर डेक हैरान रह जाता है। अब क्रेचर और भी ज्यादा उग्र हो जाता है और डेक को पकड़कर खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे डेक के शरीर से एक अजीब गंध महसूस होती है। ठीक उसी समय टेसा वहां पहुंचती है और खास बम फेंकती है, जिससे डेक और वह क्रेचर दोनों फ्रीज हो जाते हैं। यह फ्रीज बम दरअसल डेक के ही जहाज से लिया गया होता है। होश में आने के बाद डेक समझता है कि थिया उसकी मदद कर रही थी, लेकिन अब थिया खुद बंदी बन गई है। टेसा अपनी एडवांस मशीन से डेक के दिमाग को स्कैन करने लगती है और कहती है कि अब से वह वेलेंट युतानी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। वह उसके दिमाग से छेड़छाड़ करने लगती है। उसका इरादा डेक के शरीर और दिमाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना होता है। तभी थिया किसी तरह उस मशीन को बंद कर देती है। उसी वक्त एक सोल्जर आकर टेसा को बताता है कि मदर का मैसेज आया है। टेसा वहां से चली जाती है। जैसे ही मौका मिलता है डेक अपनी भाषा में थिया से बात करने लगता है। बाकी सैनिक उसकी भाषा नहीं समझते, इसीलिए थिया जल्दी से डेक को आज़ाद कर देती है। डेक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। सैनिक उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन कोई भी गोली उसे नहीं लगती और वहां ऊंचाई से छलांग लगाकर पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ वेलेंट युतानी कंपनी थिया को डीएक्टिवेट करके एक बॉक्स में बंद कर देती है। उसी रात डेक अपने क्रैश हुए जहाज के पास लौटता है। वहाँ वह अपने भाई की मौत को याद करके भावुक हो जाता है। जहाज को देखते हुए वह फैसला करता है कि वह कालिस को मारे बिना यहाँ से नहीं जाएगा। वह कांच वाले खेत में जाकर नई तलवार बनाता है, लूना बग जैसे क्रेचर के दांत निकालता है और उन खतरनाक पौधों को भी अपने कंट्रोल में करता है जिनसे वह पहले घायल हुआ था। इसके अलावा रास्ते में जिन क्रेचर्स ने उस पर हमला किया था, उनमें से एक को वह अपने वश में कर लेता है और उसे अपना वफादार बना लेता है। रास्ते में डेक को बर्ड मिलता है, जो कालिस के पैरों के निशान के पास बैठ के शोक मना रहा होता है। यहीं पे डेक को पता चलता है कि ये तो माँ बच्चे हैं। अब डेक भी उस बर्ड को उसके ऊपर थूक कर उसे अपना बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात उस बर्ड ने डेक पर थूका था। अब डेक को साफ समझ में आने लगा था कि उसका असली उद्देश्य क्या है, उसको किसे बचाना है और किसे मारना है। डेक सबसे पहले थिया के टूटे हुए पैर को मलबे से निकालता है और फिर वेलेंट युतानी कंपनी की ओर बढ़ता है। वह एक एक करके सभी रोबोट सैनिकों को खत्म कर जाता है। उधर बर्ड भी पीछे नहीं रहता, वो भी बहादुरी से रोबोट्स को तोड़ता जाता है। एक जगह कई सैनिक एक साथ डेक पर हमला करते हैं, लेकिन वह सभी को खत्म कर देता है। जैसे ही थिया का पैर उसके पास पहुंचता है, उसी वक्त फिर से भारी संख्या में सैनिक आ जाते हैं और एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। एक सोल्जर थिया को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका पैर खुद ही उसे मार देता है। डेक को देखकर थिया खुश हो जाती है, क्योंकि वह उसका मिशन छोड़कर उसे बचाने आया था। थिया एक रोबोट होने के बावजूद बाकी मशीनों से ज़्यादा भावनाएं रखती है। अब डेक कालिस को ख़त्म करने के लिए खुद को
चारे की तरह पेश करता है, लेकिन सैनिकों को नहीं पता होता कि उसने पहले ही जाल बिछा रखा है। अपने इकट्ठा किए गए हथियारों और पौधों की मदद से वह पलक झपकते ही कई सैनिकों को खत्म कर देता है। लेकिन तभी टेशा एक विशाल मशीन में सवार होकर उसके सामने आ जाती है। जैसे ही वह डेक पर हमला करने लगती है, कोशिश करती है, डेक का वफादार क्रिएचर उसके सामने आकर अपनी जान दे देता है और उसे बचा लेता है। अपने साथी की मौत देखकर डेक का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तुरंत टेसा से उसी जगह पर भिड़ जाता है। अंत में डेक एक बड़ी मशीन पर चढ़कर टेसा के शरीर में उस क्रिएचर का दांत घुसा देता है, जिससे उसी मशीन बुरी तरह डैमेज हो जाती है। गुस्से में टेसा अपनी मशीन से डेक को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है। तभी अचानक वही खतरनाक क्रिएचर जिसे पहले फ्रीज किया गया था खुद को आज़ाद कर लेता है और दोनों पर हमला कर देता है। अब यहाँ एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। टेसा अपने शरीर से उस क्रिएचर पर हमला करती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन क्रिएचर हार मानने वाले में से नहीं था। वो अपने शरीर में घुसे लोहे को बाहर निकालता है और गुस्से में टेसा की पूरी मशीन तोड़ देता है, फिर उसे पकड़कर ख़त्म कर देता है। लड़ाई शांत होने के बाद एक बड़ा खुलासा होता है, जिसे हम बर्ड समझ रहे थे, वह असल में उसी बड़े क्रिएचर की बेटी थी और वही विशाल क्रिएचर असली कालिस्क था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पिछली बार कालिस्क ने डेक को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे डेक के शरीर से अपनी बेटी बर्ड की गंध महसूस हुई थी, लेकिन तभी अचानक कालिस्क के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है। देखते ही देखते उसका शरीर अंदर से जमने लगता है और फिर वह विस्फोट के साथ ख़त्म हो जाती है। असल में उसने टेसा को खा लिया था और टेसा के पास जो फ्रीज बम था वही उसके अंदर एक्टिवेट हो गया था। यह देखकर बर्ड टूट जाता है और रोने लगती है। उधर थिया देखती है कि टेसा अभी भी जिंदा है और वह उसे निशाना बनाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही डेक पीछे से हमला करके टेसा को खत्म कर देता है। बर्ड भी गुस्से में उसका सिर अलग कर देता है। अंत में दिखाया जाता है कि डेक अपना स्पेसशिप ठीक करके अपने ग्रह पर लौट आया है। वहाँ सभी योद्धा उसे और उसके पिता को आमने सामने देखते हैं। डेक के पिता अभी भी अपने घमंड में होते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। डेक अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वह बाकी योद्धा को आसानी से हरा देता है और सीधे अपने पिता से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान वो अपने पिता को घायल कर देता है और उनकी अदृश्य होने वाली शक्ति को भी बेअसर करने के लिए पहले से ही तैयार होकर आया होता है। इस बार डेक अलग होता है। आखिरकार डेक अपने पिता को हराकर उन्हें उसी तरह कैद कर देता है जैसे कभी उसके साथ हुआ था। फिर वह उनका कवच हटाता है और तभी एक बड़ा क्रिएचर आकर उसके पिता का अंत कर देता है। वह क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि बड़ी हो चुकी बर्ड होती है। इसके बाद डेक अपने पिता की शक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेता है और खुद को एक सच्चा योद्धा साबित कर देता है। लेकिन तभी अचानक उसकी माँ अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचती है। यह साफ हो जाता है कि कहानी तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली मूवी में एक बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए एंजॉय।